आज अपन महाकवि कालिदास के जीवन और उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास के जीवन और जन्म स्थान के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन जो ज़्यादातर विद्वान हैं वो कालिदास को उज्जैन का रहने वाला एक ब्राह्मण तथा शैव मतावलंबी बताते हैं। इसके अलावा कुछ विद्वान कश्मीर भी इनका जन्म स्थान बताते हैं। इसके अलावा कालिदास का जो काल है कि कालिदास किस समय में पैदा हुए, उसके ऊपर भी विभिन्न विद्वानों के विभिन्न विचार हैं, लेकिन अधिकांश जो इतिहासकार हैं उनकी मान्यता यही है कि कालिदास गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 413 ईस्वी के समकालीन थे। अतः कालिदास का जन्म उज्जैन में ब्राह्मण परिवार में, जो कि शैव मतावलंबी थे, यानी शैव धर्म को मानने वाले थे, और इनका काल गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय माना जाता है। महाकवि कालिदास के काल निर्णय तथा जन्म स्थान की भांति उनके बाल्यकाल और शिक्षा के बारे में भी कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती। अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि कालिदास पढ़े लिखे नहीं थे शुरू में, और वो इसके पीछे एक महामूर्ख बताते हैं उनको, और एक ही रोचक कथा बताते हैं कि वहाँ का जो राजा था उसकी एक पुत्री थी विदोत्मा, वो बड़ी अहंकारी थी। तो उस राज्य के जो पंडित थे उन्होंने ये सोचा कि इसका विवाह किसी मूर्ख व्यक्ति से किया जाए, तो वो कालिदास को पकड़ के ले गए और राजा के सामने उसकी विद्वता की तारीफ़ की। राजा ने खुश होकर विदोत्मा के साथ उसकी शादी कर दी। विदोत्मा को जब पता चला कि कालिदास पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो उसने उसे बुरा भला कहा, और इस बुरे भले कहने से वो इतने दुखी हुए कि वो दूर चले गए, और दूर जाकर उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया और शास्त्रों में निपुणता प्राप्त की। निपुणता प्राप्त करके वो वापस आए, और वापस आने पर विदोत्मा ने उसे उनका स्वागत सत्कार किया। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि अपनी पत्नी से वो अपमानित होकर घर से सीधे काली मंदिर चले गए, और उन्होंने काली के सामने अपनी जीभ काट कर रख दी। उनकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर काली की कृपा से वो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता और महान कवि बन गए। लेकिन ये जो किंवदंती है इसमें कल्पना का पुट ज़्यादा लगता है। अधिकांश विद्वान यही मानते हैं कि वो पढ़े और बहुत वर्षों तक उन्होंने विद्या अध्ययन किया, शास्त्रों और व्याकरण में निपुणता प्राप्त की, और उसके बाद में उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और ख्याति प्राप्त की। गुप्त काल के जो विद्वान हैं कालिदास, उन्होंने 4 काव्य और 3 नाटकों की रचना की, यानी कुल मिलाकर 7 रचनाएं की। कालिदास रचित ऋतुसंहार और मेघदूत ये 2 खंड काव्य हैं। कुमार संभव व रघुवंश महाकाव्य हैं। इसके अलावा 3 नाटक विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है, सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इस तरह से 4 काव्य और 3 नाटकों की कालिदास ने रचना की। कालिदास की जो प्रथम रचना है वो है ऋतुसंहार। ऋतुसंहार के अंदर कालिदास ने 6 सर्गों का एक ये खंड काव्य है, और इसमें जो 6 ऋतुएं होती हैं उन 6 ऋतुओं का एक एक खंड के अंदर वर्णन किया है। दूसरी जो रचना है वो है मेघदूत। मेघदूत 2 भागों में बंटी हुई है, पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ। इसमें यक्ष की वीरय गाथा का वर्णन दिया गया है। तीसरी जो रचना है वो कुमार संभव 17 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की जन्म की कथा का वर्णन है। चौथा जो महाकाव्य है वो है रघुवंश। रघुवंश 19 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें जो रघुवंश है उस वंश के जो राजा हैं, राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 40 इन राजाओं का चरित्र चित्रण इस महाकाव्य के अंदर किया गया है। 3 नाटक हैं। उन नाटकों में जो प्रथम नाटक मालविका अग्निमित्र है,
ये 5 अंकों में कालिदास की प्रथम नाट्य रचना है। इसमें शुंग राजा, अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा दी गई है। जो शुंग राजा था अग्निमित्र और जो मालविका थी, उनके जो प्रेम कथा है वो इसके अंदर दी गई है। दूसरा जो नाटक है वह है विक्रमोर्वशीय। इसमें पुरूरवा और उर्वशी की प्रणय कथा है जो 5 अंकों में विभाजित है और इन दोनों की प्रणय कथा इसमें दी गई है। तीसरा और जो सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की स्रोतकश रचना है। 7 अंकों में यह विभाजित है और इसके अंदर हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत व कण्व ऋषि की पालिता पुत्री शकुंतला के संयोग और वियोग का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के मिलन का और फिर विरह का वर्णन दिया गया है और ये श्रेष्ठ रचनाओं में शामिल है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है कि जिस तरह से शेक्सपियर प्रसिद्ध है यूरोप के अंदर, उसी प्रकार कालिदास भी भारत के अंदर प्रसिद्ध है और नाटक रचना में इनके जैसा भारत में अन्य कोई नाट्यकार, नाटकों का रचनाकार नहीं हुआ। कालिदास के साहित्यों, जो साहित्य लिखा है उसकी विशेषताएं, यानी क्या क्या किस तरह से साहित्य लिखा है, क्या विशेषताएं हैं। तो जो पहली जो विशेषता वो आती है भाषा और छंद की योजना। भाषा में प्रवाह, कालिदास की जो भाषा है उसके अंदर प्रवाह है और वो अविरल गति से बहती हुई नदी के समान प्रतीत होती है। इसके अलावा कालिदास छंद रचना में सिद्धहस्त थे और उन्होंने अपने काव्यों और नाटकों के अंदर छंदों का उनके भावों के अनुकूल प्रयोग किया है। दूसरा जो विषय, जो इसका विशेषता है वो है नीरस विषयों में सरसता। कालिदास ने अपनी जो कल्पना शक्ति थी, अपनी जो काव्य प्रतिभा थी, उसके बल पर जो नीरस से नीरस विषय थे, शुष्क विषय थे, उनमें भी सरसता पैदा कर दी थी। यानी ठूंठ, वृक्षों और निर्जन खंडरों में भी कालिदास ने सौंदर्य उत्पन्न कर दिया था। तीसरी जो विशेषता आती है वह है रूपक एवं उपमाओं का प्रयोग। कालिदास ने अपने संपूर्ण साहित्य में रूपकों का और उपमाओं का जहाँ उनकी आवश्यकता थी उनका प्रयोग किया है। उपमाओं के प्रयोग में कालिदास ने प्रकृति के प्रत्येक अंग को छुआ है। जैसे कुछ उपमाएं हैं, गंगा की कलकल करती हुई लहरें, चंद्रमा की शीतल चांदनी, तारों की जगमगाहट, सूर्य का ताप, हिरण के चंचल नेत्र, खिलते हुए कमल का सौंदर्य, कोयल की मद भरी कूक, पपैये की पुकार, मयूर का नृत्य, कलकल करते पानी में हंसों की किलोलें। तो इस तरह की उपमाओं का प्रयोग कालिदास ने अपनी रचनाओं में, अपने काव्यों में, अपने नाटकों में किया है और इन उपमाओं का प्रयोग कर अपनी रचनाओं में इन्होंने जान डाल दी है। अगली जो विशेषता वो है प्रकृति के साथ तादात्म्य। प्रकृति के साथ इन्होंने पूरी तरह से मिलकर काम किया। यानी प्रकृति का जो चित्रण है, वो प्राकृतिक दृश्यों का जो चित्रण है, इन्होंने अपने नाटकों में और अपने काव्यों के अंदर किया है। कालिदास ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का मानवीकरण कर जिस सूक्ष्मता के साथ वर्णन किया है, उससे प्रकृति और मानव हृदय में अंतर शेष नहीं रह जाता। यानी प्रकृति के जितने भी अंग थे, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे अन्य जो भी चीज़ें हैं, निर्जीव हो, जड़ हो, उन सभी पदार्थों का, सभी चीज़ों का इन्होंने अपने काव्यों में, अपने नाटकों में वर्णन किया है और उसको सजीव तरीके से इन्होंने बताया है। जैसे कुछ अंश हैं। रघुवंश में महाकवि कहते हैं, मर्ग सीता के दुख में मुँह से घास गिरा देते हैं, मोर नाचना छोड़ देते हैं, वृक्षों के पुष्प गिर पड़ते हैं, सीता के रोने पर सारा वन रो रहा है। ये रघुवंश के अंदर उन्होंने प्रकृति के साथ जो तादात्म्य बिठाया है उसका अच्छा उदाहरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में शकुंतला की जब विदाई हो रही है, शकुंतला जब दुष्यंत के पास जा रही है, तो उस समय का वर्णन है। उसमें लिखा गया है कि पति गृह को जाने के लिए उद्यत शकुंतला को वृक्षों ने अनेक उपहार दिए, परंतु शकुंतला के विछोह को वे सहन न कर सके। इसलिए शकुंतला की विदाई के समय आश्रमवासियों के साथ प्रकृति भी दुखी है। यानी जो उस आश्रम में रहती थी उसके साथ जो प्रकृति है, चारों तरफ का वातावरण है, वो भी दुखी बताया है। मर्गियों ने तृण खाना छोड़ दिया है।
यानी जो हिरण है उन्होंने घास खाना छोड़ दिया है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है, लताएं पत्तों के रूप में आंसू बहा रही हैं, यहाँ तक कि उसके द्वारा पाला हुआ मर्ग का बच्चा भी शकुंतला से लिपट जाता है। इस तरह से प्रकृति के साथ जो तादात्म्य है वो इन्होंने बताया है कि किस तरह से इन्होंने जो अपने ग्रंथ हैं, अपने गीति काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य और नाटक हैं, उनके अंदर प्रकृति का चित्रण किया है। मानवीय भावनाओं का चित्रण है। इन्होंने जो मानव की भावनाएं हैं, मानव के अंदर जो दुख, सुख, प्रेम, उन सब भावनाओं का भी इन्होंने वर्णन इन अपने ग्रंथों के अंदर किया है। अगली जो विशेषता है वो है सौंदर्य वर्णन। प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ कालिदास ने अपनी रचनाओं में नारी सौंदर्य का भी वर्णन किया है और वो वर्णन मनमोहक वर्णन किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी नारी सौंदर्य में विशेष रुचि थी। कुमार संभव में महाकवि ने पार्वती के सौंदर्य का नखशिख तक वर्णन किया है। इसी प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के यौवन और सौंदर्य का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। सारांश में हम कह सकते हैं कि कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि एवं नाटककार थे। उन्होंने अपने समय के अनेक कवियों के यश को फीका कर दिया। यानी अपने समय के जितने भी कवि थे या अपने समय के बाद के भी जितने कवि हुए हैं, पहले के जो कवि हैं, उनमें वो श्रेष्ठ थे। और उनके प्रवर्ती कवियों में भारवी, भट्टी, माघ, नाटककारों में भगवती, मुरारी आदि सभी पर कालिदास के साहित्य की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इस तरह से जो गुप्त काल के अंदर महाकवि कालिदास हुए, उन्होंने महाकाव्य और नाटकों की रचना की और इन नाटकों और महाकाव्यों के अंदर इन्होंने सौंदर्य, भाषा का परवा, छंदों का प्रयोग, उपमाओं का प्रयोग, प्रकृति का प्रयोग, नारी सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य, इन सब का इतना सजीव वर्णन किया है कि इनके नाटक विश्व प्रसिद्ध हैं और इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। धन्यवाद।